फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो दिल्ली सल्तनत के प्रथम वंश गुलाम वंश या फिर दास वंश के बारे में होने वाला है। गुलाम वंश, दास वंश या मामलुक वंश सभी एक ही है, इल्बरी वंश भी इसे कहते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर होने वाला है। इसके पहले वीडियो में हमने मोहम्मद गौरी के आक्रमण को देखा था और जो तराइन का युद्ध होता है, तराइन का प्रथम द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने ये भी देखा था कि मोहम्मद गौरी ने कैसे अपने जो 3 गुलाम थे उन्हें क्षेत्र सौंपकर वापस लौट रहा था तो उसकी मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में। तो जो भारत का क्षेत्र है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है। यहाँ तक हमने स्टोरी पूरे अच्छे से कवर कर ली है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो पूरा गुलाम वंश के ऊपर होगा, जिसपे हम जो प्रमुख शासक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इल्तुतमिश है, रजिया सुल्तान है, गयासुद्दीन बलबन है, इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि इससे एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ हमें कोई कन्फ्यूज़न भी नहीं रखना है। सारे टॉपिक क्लियर करते करते आगे बढ़ना है ना। तो चलिए ठीक है, फिर आज का वीडियो देखते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में बताइए, क्योंकि बिल्कुल फ्री एजुकेशन है और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो ठीक है, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला प्रथम वंश गुलाम वंश था। हमने वंशों के बारे में पढ़ा था, जिसके दूसरी लो करके ट्रिक भी देखी थी, है ना। तो सबसे पहला वंश था वो गुलाम वंश था, जिसकी स्थापना या जिसका संस्थापक कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। और एक कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो ये मोहम्मद गौरी का दास था, गुलाम था, जिसने भारतीय क्षेत्र को जीतने में उसकी बहुत मदद की थी, है ना। और जब मोहम्मद गौरी वापस लौट रहा था तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने सबसे विश्वासी जो दास है उसको भारत का क्षेत्र सौंप कर चला गया। ठीक है, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है रास्ते में दमियक नामक स्थान पर, है ना, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपने नाम पर, मतलब अपने वंश की नींव रखता है दिल्ली सल्तनत पर। ठीक है, और उसको हम गुलाम वंश, दास वंश या मामलुक वंश या इल्बरी वंश के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दास वंश, गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि जो गुलाम वंश है इसके जो 3 शासक होते हैं, जो प्रमुख 3 शासक होते हैं, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, एक इल्तुतमिश और एक गयासुद्दीन बलबन, है ना। तो ये तीनों जो हैं दास होते हैं। इल्तुतमिश जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दास होता है, वैसे ही बलबन जो है वो इल्तुतमिश का दास होता है, इसलिए इस वंश को गुलाम वंश कहते हैं। लेकिन जो कुछ इतिहासकार हैं इस जो गुलाम वंश है इसको गुलाम वंश कहने से अस्वीकार करते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि इस जो वंश है इसमें पूरे 11 शासकों ने शासन किया था और सभी के सभी तो दास नहीं थे, केवल 3 ही दास थे, इसलिए पूरे वंश को गुलाम वंश कहना उचित नहीं है। तो वो इन्हें मामलुक वंश कहते हैं। ठीक है, मामलुक वंश पर अपने विचार रखते हैं, क्योंकि मामलुक का अर्थ होता है दासता से मुक्ति, है ना, यानी गुलामी से आज़ादी। ठीक है, तो मामलुक वंश की संज्ञा देते हैं और इसे इल्बरी वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसका शासक था कौन, इल्तुतमिश, इल्बरी तुर्क था, तो इल्बरी वंश भी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे उचित अगर नाम बोलूँ तो मामलुक वंश। अब गुलाम वंश कहूँ, मामलुक वंश कहूँ, इल्बरी वंश कहूँ, ये सभी एक ही है, दास वंश भी एक ही है। ठीक है, तो अब इसका संस्थापक कौन था ये तो समझ में आ गया, कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया, सिर्फ 4 साल शासन किया, है ना। ठीक है, कब से कब तक किया, 1206 ईस्वी से, जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है ना 1206 में, हमने पढ़ा था 15 मार्च 1206 में। ठीक है, तो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन किया, 4 वर्षों तक किया। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई थी, इसने लाहौर से शासन किया, दिल्ली अपनी राजधानी नहीं बनाई थी। दिल्ली राजधानी बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है, वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी कहाँ बनाया, लाहौर, लाहौर से शासन किया, तो ये गुलाम वंश का संस्थापक था। लेकिन वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था, क्योंकि उसने अपनी राजधानी दिल्ली को भी बनाया था, है ना, उसने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया, इसलिए दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ठीक है, तो इतना क्लियर है। अब जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने
अपनी राजधानी लाहौर बनाई और लाहौर से वो जब शासन कर रहा था तो उसने कई निर्माण कार्य भी किए। ठीक है, निर्माण कार्य देखेंगे हम, उसकी उपाधियां देखेंगे और उसके दरबारी कवि के बारे में देखेंगे और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्की था। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कौन तुर्की था कौन अफगानी था, है ना। जो लोदी वंश था वो प्रथम अफगान वंश था, बाकी सब क्या थे, तुर्की थे, है ना। तो इसकी राजकीय भाषा क्या थी, फारसी थी। ये याद रखना आपको, राजकीय भाषा फारसी थी और इसने 4 उपाधियां धारण की थी। कितनी, 4। आपको 4 उपाधियों के नाम भी याद रखने हैं, ईजी है, याद हो जाएगा, आप सुनते जाइए आपको याद हो जाएगा। ठीक है, 4 उपाधियां धारण की थी। एक लाख बख्श, दूसरा हातिम द्वितीय, तीसरा कुरान खां और चौथा है चंद्रमुखी। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने, लाख बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान खां और चंद्रमुखी, है ना। अपनी दानशीलता के कारण इसने लाख बख्श की उपाधि धारण की, क्योंकि बहुत दानी प्रवृत्ति का था, ये बहुत दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहते थे। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाख बख्श की उपाधि क्यों धारण की थी, क्योंकि ये बहुत दानी प्रवृत्ति का था, दान करता था। ठीक है, दूसरा मैंने कहा हातिम द्वितीय। कुतुबुद्दीन ऐबक की दयाशीलता के कारण, ठीक है, मिनहाज करके कवि थे, जो भी मिनहाज थे, उन्होंने इसे इसकी दयाशीलता के कारण हातिम द्वितीय की उपाधि दी। ठीक है, मिनहाज ने, किसने दी, मिनहाज ने दी, क्या दी, हातिम द्वितीय की उपाधि दी, क्यों, इसकी दयाशीलता के कारण। ठीक है, अब कुरान खां, कुरान खां की उपाधि इसने क्यों धारण की थी, क्योंकि ये कुरान का बहुत कुशल पाठक था, इसलिए इसे कुरान खां की उपाधि धारण की। और आखिरी मैंने कहा चंद्रमुखी, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसका चेहरा बिल्कुल चांद जैसा सुंदर था, है ना। जो मोहम्मद गौरी है, इसे इसके सुंदर चेहरे के कारण इसे चंद्रमुखी या ऐबक की उपाधि देते हैं। ठीक है, ऐबक का मतलब ही होता है चंद्रमुखी या चंद्र के समान मुख वाला। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी ने इसे चंद्रमुखी या ऐबक की उपाधि दी थी। ठीक है, तो ये 4 उपाधियां याद हो गई होंगी आपको। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि इसने 4 साल तक शासन किया, लेकिन कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ठीक है, ना इसने कभी सुल्तान की उपाधि धारण की, ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। ठीक है, हो सकता है इसे मौका ना मिला हो या जैसा भी, इसके पास सिर्फ 4 साल थे, इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। प्रथम जो सुल्तान की उपाधि धारण करता है भारत में शासन करने वाला, वो है इल्तुतमिश। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। तो ये तो उपाधि हो गया क्लियर और राजकीय भाषा हो गई। ठीक है, अब देखते हैं इसके निर्माण कार्यों के बारे में। इसने 2 मस्जिद बनवाए और एक कुतुब मीनार, है ना, जो हम देखते हैं कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार की इसने नींव रखी। नींव रखी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इसका जो अंतिम निर्माण था वो किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया, और बाद में हम तुगलक वंश में पढ़ेंगे तो वो मरम्मत भी करवाते हैं। ठीक है, लेकिन कुतुब मीनार की नींव किसने रखी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी। ठीक है, ये तो एक निर्माण कार्य हो गया। जो आप कुतुब मीनार देखते हैं ना, वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था, उसकी नींव रखी थी। और ये इसने अपने नाम पर नहीं बनवाया, इसने जो संत थे शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, तो ये हो गया 2 मस्जिद बोला मैंने। एक इसने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनवाया। ठीक है, इसने दिल्ली में क्या बनवाया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और एक 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या था, तो ये मस्जिद था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी है, देखिए, क्योंकि इसने जो चौहान वंश के शासक थे विग्रहराज, उसने बनवाया था विद्यालय। ठीक है, उस विद्यालय को मॉडिफाई करवा के, तुड़वा कर इसने मस्जिद बनवाया, और कहा जाता है कि इसने लगभग 2.5 दिन में ही इस मस्जिद को बनवाया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रखा गया। ठीक है, तो बहरहाल आपको बस ये याद रखना है कि इसने कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी, और किसके याद में रखी, तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। ठीक है, इसके याद में रखिए, अपने नाम में नहीं। तो ये हमने देखा उपाधि और इसका निर्माण कार्य। ठीक है, अब इसके दरबारी कवि के बारे में देखते हैं। तो इसके दरबार में एक कवि रहते थे हसन निजामी। इनकी रचना भी आप याद रखिएगा, हसन निजामी का ताज उल मासिर। ठीक है, तो ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इससे सिर्फ यही जो ज़्यादा फैक्ट है वो पूछे जाएंगे आपसे, इनकी उपाधियों के बारे में, इनके निर्माण कार्य के बारे में और ये दरबारी कवि के बारे में। ठीक है, अब देखिए 1210 ईस्वी में जब ये चौगान खेल रहे थे, मतलब जो पोलो गेम आप जानते हैं ना, वैसे ही
पहले घोड़े पर बैठ के चौगान खेला जाता था। ठीक है, तो घोड़े पर बैठकर चौगान खेल रहे थे, तो चौगान खेलते हुए ही इनकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। कब? 1210 ईस्वी में। ठीक है, तो 1210 ईस्वी में चौगान या पोलो खेलते हुए इनकी घोड़े से गिरकर मृत्यु हो जाती है। तो ये भी याद रखना है, क्या खेलते हुए? तो चौगान खेलते हुए। किससे गिरकर? तो घोड़े से गिरकर। कब? तो 1210 ईस्वी में। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इनका जो मकबरा है वो कहाँ बनाया जाता है? तो लाहौर में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है? लाहौर में। तो ये सारे फैक्ट हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से, आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इनका जो पुत्र होता है आराम शाह, वो एकदम अयोग्य शासक होता है, वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, लेकिन इस आराम शाह को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद या फिर दास गुलाम दोनों था, कौन? इल्तुतमिश, वो गद्दी से हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठता है और नए वंश शमसी वंश की स्थापना करता है। मतलब ये गुलाम वंश के ही अंतर्गत है। कुतुबुद्दीन और जो आराम शाह है इनको ऐबक वंश के अंतर्गत देखते हैं, और जो इल्तुतमिश है उसके बाद के शासक हैं गयासुद्दीन बलबन से पहले तक के, वो शमसी वंश में आते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इल्तुतमिश के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो वास्तविक रूप से या फिर योग्य रूप में शासक के रूप में हमें देखने को मिलता है वो होता है इल्तुतमिश, क्योंकि आराम शाह को गद्दी से हटा देता है और स्वयं गद्दी पर बैठ जाता है। ठीक है, और अपने नाम पर शमसी वंश की स्थापना करता है। ठीक है, ये लगभग 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश के बारे में आपको क्या क्या फैक्ट याद रखना है? देखिए, इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित की, दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहते हैं। ये 1210 से 1236 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, और ये प्रथम शासक होता है जिसे खलीफा से सुल्तान की पदवी मिलती है। ठीक है, जो भारत का ये शासक होता है, मतलब पहला शासक होता है जिसे सुल्तान की उपाधि मिलती है। किससे? खलीफा से, क्योंकि खलीफा ही सुल्तान की उपाधि देते थे। ठीक है, तो इसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी, आपको ये याद रखना है। और ये याद रखना है कि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था, गुलाम था, और साथ में उसका दामाद भी था। ठीक है, इसके दरबार में मिन्हाज उल सिराज दरबारी कवि रहते थे, जिसने तबकात ए नासिरी लिखा है। ठीक है, तो इसके दरबारी कवि को भी आपको याद रखना है, मिन्हाज उल सिराज, जिसने तबकात ए नासिरी लिखा है। ठीक है, जो इल्तुतमिश है वो बहुत इंपॉर्टेंट शासक है, क्योंकि इससे एग्जाम हॉल में बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसने बहुत सारे कार्य किए हैं जिससे ये क्वेश्चन हमको बनते हैं एग्जाम हॉल में, है ना। तो पहले तो इसकी मुद्रा देख लेते हैं कि इसने 2 तरीके की मुद्रा चलाई थी। ठीक है, इसने 2 तरीके की मुद्रा चलाई, उससे भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। एक तो इसने चांदी का सिक्का चलाया था और एक तांबे का। ठीक है, उसका नाम पूछता है। तो जो इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के चलाए थे उसे टका, और जो तांबे के सिक्के चलाए थे उसे जीतल कहते हैं। ठीक है, चांदी का टका और तांबे का जीतल चलाया, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही है। इसके साथ ही इसने प्रशासनिक व्यवस्था में भी बदलाव किए थे। ठीक है, इसने तुर्कान ए चहलगामी, ठीक है, तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की थी। क्या होता है ये तुर्कान ए चहलगामी? तो इसमें इसने 40 सरदारों का एक दल बनाया था, क्योंकि इसके समय में मतलब बहुत ज़्यादा जो अमीर होते थे या सरदार होते थे वे बहुत ज़्यादा षड्यंत्र करते रहते थे, मतलब आपस में विद्रोह करते थे। जो राजा होते थे, शासक होते थे, उसे गद्दी से हटाने के लिए षड्यंत्र रचते रहते थे। उन षड्यंत्रों से बचने के लिए, उन अमीरों के विद्रोह से बचने के लिए इसने क्या किया? तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की, जिसमें मतलब कौन होते थे? तो 40 सरदारों का एक ग्रुप होता था, दल होता था। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में पूछता है कि तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? इल्तुतमिश ने। और आगे जब हम बलबनी पढ़ेंगे ना, गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसने इसे समाप्त किया था, उसे भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो बनाया किसने उसे याद रखना है, समाप्त किसने किया ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और इसके साथ ही इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। तो 2 इंपॉर्टेंट है, एक तुर्कान ए चहलगामी और एक इक्ता प्रणाली। ठीक है, इक्ता प्रणाली क्या होता है? तो इसने जो अपना क्षेत्र था, साम्राज्य था, उसे छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया था और उसे इक्ता के रूप में मतलब बांट दिया था, इक्ता कहते थे। और उसके जो प्रमुख होते थे उसे इक्तेदार कहते थे। इसने इक्तेदारों की नियुक्ति की थी। ठीक है, इक्ता का प्रमुख इक्तेदार। तो इसने 2 प्रशासनिक कार्य किए। क्या क्या बोला मैंने? एक तुर्कान ए चहलगामी बनाया और एक इक्ता प्रणाली की शुरुआत की। तो इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की? इल्तुतमिश ने की। ई से इक्ता, ई से इल्तुतमिश, आपको याद रखना है ये सारे फैक्ट। ठीक है,
इल्तुतमिश से आपको एक आध चीज़ें और याद रखनी है, जैसे कि इल्तुतमिश के समय ही चंगेज खां का आक्रमण होता है लगभग 1220-21 ईस्वी में। ठीक है, कब 1220-21 ईस्वी में चंगेज खां का आक्रमण होता है। और लेकिन इसका युद्ध इल्तुतमिश से नहीं होता। देखिए क्या होता क्या है उस समय कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है, चंगेज खां वहाँ पर आक्रमण करता है तो जलालुद्दीन मांग बरनी, नाम याद रखिएगा, जलालुद्दीन मांग बरनी, वो चंगेज खां से बचने के लिए भागकर पंजाब क्षेत्र में आ जाता है ना। तो उसके पीछे पीछे चंगेज खां भी सिंध तक आ जाता है। ठीक है, सिंध तक आ जाता है। तो जब जलालुद्दीन मांग बरनी इल्तुतमिश से सहायता के लिए कहता है तो इल्तुतमिश चंगेज खां से, चंगेज खां बहुत आक्रमणकारी सफल कुशल नेतृत्व करता होता है, तो उससे आक्रमण नहीं करना चाहता, उससे युद्ध नहीं करना चाहता कौन, इल्तुतमिश। तो वो जलालुद्दीन मांग बरनी की सहायता करने से मना कर देता है। ठीक है, उसने सहायता नहीं की, इसलिए चंगेज खां और इल्तुतमिश का कोई युद्ध नहीं होता। आपस में बैर ही नहीं हुआ तो क्यों युद्ध होगा, है ना। तो बस आपको ये याद रखना है कि जब चंगेज खां का आक्रमण होता है तो उस समय शासक कौन होता है, तो इल्तुतमिश। और कौन सहायता के लिए आता है, कौन आता है सहायता मांगने के लिए, तो जलालुद्दीन मांग बरनी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन इल्तुतमिश के दरबार में एक चंगेज खां का राजदूत है, वो आता है। ठीक है, तो चंगेज खां ने किसके शासनकाल में अपना राजदूत भेजा था, ये भी पूछा जाए तो किसके शासनकाल में भेजा था, इल्तुतमिश के शासनकाल में भेजा था। यही सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो याद रखनी है आपको। अब देखते हैं इसके भी निर्माण कार्य के बारे में। देखिए इल्तुतमिश के निर्माण कार्य में इसने एक मकबरा बनाया, एक दरगाह बनाया, और सबसे इम्पोर्टेंट किसने क्या किया, कुतुब मीनार की जो नींव रखी थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, उसका निर्माण कार्य को पूरा करवाया। ठीक है, तो एग्जाम हॉल में ये पूछता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य किसने पूरा करवाया, तो इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, इल्तुतमिश ने ही करवाया। और इसने एक दरगाह भी बनाई और एक मकबरा बनाया। ठीक, भारत का प्रथम मकबरा किसने बनवाया, तो इल्तुतमिश ने ही बनवाया। कहाँ पे बनवाया, तो सुल्तानगढ़ी का जो मकबरा है वो इल्तुतमिश ने बनवाया। कहाँ बनवाया, सुल्तानगढ़ी में, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। और दरगाह, तो इसने दरगाह का बनवाया तो अजमेर में बनवाया। किसका बनवाया, तो मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई अजमेर में। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बनवाई अजमेर में, है ना, और सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। इसने भी 3 चीज़ें की, आपको इसके भी 3 ये निर्माण कार्य याद रखने हैं। और मुद्रा तो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, प्रशासनिक व्यवस्था भी बता दिया। जो इसने मुद्रा चलाई थी वो शुद्ध अरबी सिक्के थे, जो टका और जीतल चलाए ना इसने, चांदी का टका और क्या बोला मैंने, तांबे का जीतल, ये शुद्ध अरबी सिक्के थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश से इससे ज़्यादा और कुछ नहीं पूछेगा। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसके जो प्रशासनिक कार्य है, मुद्रा है और निर्माण कार्य है, आप इसे ही याद रखिएगा। और इसके समय में चंगेज खां का आक्रमण हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद जो उसका पुत्र होता है रुकनुद्दीन फिरोज, वो गद्दी पर बैठता है, पर वो भी उतना योग्य शासक नहीं होता। ठीक है, हमें इंपॉर्टेंट पढ़ना है। मैंने सारे शासकों के क्रम जो है वो इसके पहले वीडियो में याद करवा दिए अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे जो मेन शासक हैं उनके बारे में ही देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक, जो रजिया सुल्तान है वो 13वीं सदी में भारत की प्रथम महिला शासिका होती है, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका होती है, प्रथम महिला शासिका, प्रथम मुस्लिम महिला शासिका। ठीक है, तो ये जो रजिया सुल्तान है, ठीक है, ये भी ज़्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाती, ये बहुत योग्य शासक होती है। लेकिन ये जो तुर्कान या चहलगामी है, 40 सरदारों का जो दल है, उसका बहुत विरोध झेलती है। ठीक है, और इनका विवाह जो होता है अल्तुनिया से होता है। और जो अल्तुनिया है और ये रजिया सुल्तान है, ये हमेशा से ही जो तुर्कान या चहलगामी है, इनके विरोध को ही झेलते रहते हैं। क्योंकि देखिए, पहला तो इसका जो महिला होना था इसके शासन के लिए बहुत बड़ा श्राप साबित हुआ। क्योंकि जो सरदार थे, 40 सरदार थे या जो अमीर लोग थे, वो नहीं चाहते थे कि उनके जो शासिका है वो एक महिला हो, मतलब महिला शासन चलाए, वो ये नहीं चाहते थे। प्लस दूसरा, उस समय पर्दा प्रथा प्रचलित थी, है ना। लेकिन ये जो रजिया सुल्तान थी वो पर्दा प्रथा का त्याग करके दरबार में आती थी, चोगा पहनकर आती थी, पुरुषों की तरह वेशभूषा धारण करती थी, लाल कुर्ता पहनकर आती थी। तो इसकी वजह से भी जो धर्मगुरु थे और जो 40 सरदार थे वो इनसे खिन्न रहते थे, इसे पसंद नहीं करते थे, है ना। तो षड्यंत्र रचते रहते थे इनको गद्दी से हटाने के लिए। ठीक है, तो 1240 ईस्वी में, कब, 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में ये जो रजिया सुल्तान है और अल्तुनिया है ना, इनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, कब, 1240 ईस्वी में इनकी हत्या कर दी जाती है और यहीं पर रजिया सुल्तान का जो शासन है वो समाप्त हो जाता है। ठीक है,
इसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बनता है। ये 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन करता है। और इसके बारे में सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि इसने बहुत इंपॉर्टेंट पद है जो इसको एग्जाम हॉल में पूछता है, नायब ए मुमलकत। ठीक है, नायब ए मुमलकत की स्थापना करता है ये। और फ्यूचर में आप देखेंगे तो जो नायब का पद है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नायब पद का सृजन कौन करता है? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह। और जब नायब पद का सृजन होता है तो सर्वप्रथम नायब का पद किसको मिलता है? तो रजिया सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाला एदगीन, एक नेता होता है एदगीन, उसको नायब बनाया जाता है। ठीक है, तो नायब का पद का सृजन होने के बाद सबसे पहले नायब किसे बनाया जाता है? तो एदगीन। एदगीन कौन होता है? ये वही होता है जिसने रजिया सुल्तान के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। ठीक है, अब देखेंगे तो अब सत्ता जो है वो मुख्य रूप से सत्ता के मुख्य रूप से तीन दावेदार हो जाते हैं। एक तो सुल्तान, एक नायब और तीसरा वजीर। ठीक है, सुल्तान, नायब और वजीर। और इससे शासनकाल में एक चीज़ और याद रखना है कि 1241 ईस्वी में बहराम शाह के शासनकाल में मंगोल का आक्रमण होता है। ठीक है, मंगोलों का आक्रमण होता है 1241 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? तो मुइजुद्दीन बहराम शाह के शासनकाल में। ठीक है, इसके बाद अलाउद्दीन मसूद शाह गद्दी पर बैठता है। ये सिर्फ नाम मात्र का शासक होता है क्योंकि जो इसके समय में शक्ति होती है वो 40 सरदारों का जो ग्रुप होता है ना, तुर्कान चहलगामी, उस पर केंद्रित रहती है, उनके हाथों में रहती है। ये सिर्फ नाम मात्र का शासन कर रहा होता है। ठीक है, इसके बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह गद्दी पर बैठता है। ये बिल्कुल संत व्यक्ति होता है, धार्मिक स्वभाव का होता है। और इसी के समय जो बलबन है, गयासुद्दीन बलबन, इसकी शक्ति है उभरती है क्योंकि इसने गयासुद्दीन बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी और नायब ए मुमलकत के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है, तो जो गयासुद्दीन बलबन है वो किसके समय में उभरता है? तो इसी के समय में ही उभरता है क्योंकि इसने उसे उलुग खां की उपाधि दी और नायब ए मुमलकत का पद दिया 1249 ईस्वी में। ठीक है, तो बस नसीरुद्दीन मसूद शाह से इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पढ़ेंगे गयासुद्दीन बलबन के बारे में। ठीक है, तो जो गयासुद्दीन बलबन है वो 1166 से 1186 ईस्वी तक शासन करता है और अपने नाम पर बलबनी वंश की स्थापना करता है। बलबनी वंश को हम गुलाम वंश में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये भी क्या होता है? इल्तुतमिश का दास होता है। ठीक है, इल्तुतमिश का दास होता है और ये अपने नाम पर बलबनी वंश की स्थापना करता है। जो इसका मूल नाम है वो बहाउद्दीन होता है। ठीक है, बलबन का मूल नाम क्या होता है? बहाउद्दीन। और इसने भी दो उपाधियां धारण की थी। दो उपाधियां आपको याद रखनी है। एक उलुग खां। उलुग खां मैंने भी बताया कौन दिया था? नसीरुद्दीन मसूद शाह ने ही इसे उलुग खां की उपाधि दी थी। और इसने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। ये उसने स्वयं धारण की थी। ठीक है, जिले इलाही की उपाधि इसने स्वयं धारण की थी। तो दो उपाधियां आप याद रखेंगे, एक उलुग खां और एक जिले इलाही। ठीक है, ये अपने शासनकाल में अपनी प्रशासनिक नीतियों के कारण जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसकी जो प्रशासनिक नीतियां थी वो भी इसकी तरह अलग थी। देखिए, इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, मतलब खून का बदला खून, खून का बदला खून। जो तुर्कान चहलगामी हमने पढ़ा था ना, जो इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी की स्थापना की थी, 40 सरदारों का दल बनाया था, उसे इसने समाप्त कर दिया। उसने दल क्यों बनाया था? क्यों? ताकि वो जो अमीर है उनके विद्रोह को, जो अमीर वर्ग के लोग थे उनके विद्रोह को वो दबा सके। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया? अमीर कौन होते थे? जो गंगा यमुना जो दोआब क्षेत्र थे ना, उसी क्षेत्र में रहने वाले जो व्यक्ति थे वही अमीर होते थे। और वो हमेशा जो शासक होता था उसको गद्दी से हटाने के लिए उनके खिलाफ विद्रोह या षड्यंत्र करते रहते थे। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने क्या किया? उन 40 सरदारों का ग्रुप बना दिया ताकि वो शांत रह सके। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा था कि जो 40 सरदार थे वही षड्यंत्र कर के ही क्या कर रहे थे? जो शासक है उन्हें गद्दी से हटा देते थे, है ना। तो बलबन ने क्या किया? वो तुर्कान चहलगामी ही समाप्त कर दिया और उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। मतलब अगर कोई षड्यंत्र करेगा या कोई कुछ करेगा तो उसको उसी के रूप में जवाब दिया जाएगा। अगर कोई खून कर रहा है तो उसको खून के बदले खून। ठीक है, तो इसने बहुत ही कट्टर नीति अपनाई, लौह एवं रक्त की नीति। ठीक है, इसने देवत्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसे राजत्व के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देवत्व का सिद्धांत या राजत्व का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया। देखिए होता क्या है, तो इसने सबसे पहले मतलब माना कि जो राजा है वो देवताओं के प्रतिनिधि है। मतलब इसने खुद को देवताओं का प्रतिनिधि माना और अपने आप को सर्वोच्च सर्वोपरि माना। ठीक है, इसी को ही देवत्व या राजत्व का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है,
किसने प्रतिपादित किया? बलबन ने। देवत्व या राजत्व के सिद्धांत के साथ इसने अपने आप को बहुत ज्यादा श्रेष्ठ कुलीन बताया, कुलीन वर्ग का बताया, और इसने कहा कि मैं कुलीन हूँ, इसलिए आप लोग की जिम्मेदारी है कि आप मेरा सम्मान करें, है ना। तो इसने अपने सम्मान के लिए कई कई नियम बनाए, कई प्रथा बनाई, कई प्रथाओं का प्रचलन किया, जिसमें हम देखते हैं एक तो सिजदा प्रथा और एक पाबोस प्रथा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिजदा और पाबोस। सिजदा और पाबोस प्रथा किसने प्रचलित किया? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया। क्या होता है ये सिजदा और पाबोस? तो सिजदा में होता है घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर सम्मान देना, ठीक है, और पाबोस में मतलब पैर को चूमना। तो इसने अपने दरबार में सिजदा और पाबोस प्रथा का प्रचलन करवाया। इसका मतलब जो भी इसे सम्मान देता था वो घुटनों के बल बैठकर झुककर सम्मान देता था, जबकि मुस्लिम धर्म में सिर्फ अल्लाह के अलावा किसी के सामने ऐसा झुकने की प्रथा नहीं थी, लेकिन इसने अपने आप को देवत्व का सिद्धांत लागू करके इस टाइप की प्रथा का प्रचलन करवाया। ठीक है, और इस पाबोस मतलब पैर को चुनना। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। इसके अलावा भी इसकी प्रशासनिक व्यवस्था में सैन्य विभाग बनाया इसने, जिसे हम दीवाने अर्ज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसने दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना की थी। सैन्य विभाग की स्थापना का श्रेय बलबन को ही जाता है। ठीक है, तो दीवाने अर्ज क्या है? सैन्य विभाग है। किसने बनाया? बलबन ने बनाया। ये चीजें भी आपको याद रखनी है। ठीक है, दीवाने अर्ज क्या है? सैन्य विभाग है। किसने बनाया? बलबन ने बनाया। अब इनके भी दरबारी कवि देख लेते हैं। तो गयासुद्दीन बलबन के दरबारी कवि कौन थे? अमीर खुसरो और अमीर हसन, दोनों अमीर अमीर हैं। ठीक है, अमीर खुसरो और अमीर हसन। बलबन के राज्यारोहण से दिल्ली सल्तनत को लोहे जैसी इच्छा शक्ति वाला शासक मिला। ठीक है, क्योंकि इसकी जो नीतियां हम पढ़ रहे हैं, लौ एवं रक्त नीति, और जिस तरह से इसने शासन किया उससे हमें पता चल रहा है ना ये सारी चीज़ें। ठीक है, और इसके अलावा इसने ताज की प्रतिष्ठा को ऊंचा रखने के लिए दरबारी समारोह का प्रारंभ करवाया। ठीक है, और इसके स्थापत्य की बात करूं तो इसने दिल्ली में लाल महल बनवाया। ठीक है, दिल्ली में क्या बनवाया? लाल महल बनवाया। इसने फारसी त्योहार नवरोज, क्योंकि ये फारसी त्योहारों से मतलब फारसियों से बहुत प्रभावित था, इसलिए इसने फारसी त्योहार नवरोज का प्रचलन करवाया। और जो सिजदा और पाबोस प्रथा हमने देखी थी ना, वो भी फारसियों से ही प्रेरित थी। तो ये फारसियों से बहुत ज़्यादा प्रभावित था, इसलिए इसने सिजदा, पाबोस और नवरोज प्रथा का प्रारंभ करवाया। ठीक है, इसने बंगाल के विद्रोह का दमन भी किया था। ठीक है, इसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। तो पूछा जाए अगर किस दिल्ली सल्तनत के शासक ने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, तो गयासुद्दीन बलबन ने किया। ठीक है, तो गयासुद्दीन बलबन से इतनी ही चीजें आपको याद रखनी, यही सब देखने को मिलता है एग्जाम हॉल में। गयासुद्दीन बलबन ने मंगोलों के आक्रमण से भी दिल्ली को बचाया था। ठीक है, तो अब जो मैंने दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक बताए, बस इनसे यही सारी चीज़ें पूछेंगे। ये जो मेन शासक है, एक कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, इल्तुतमिश हो गया, और आप रजिया सुल्तान और बलबन, इससे ही ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और गयासुद्दीन बलबन के बाद कैकुबाद और उसके बाद क्यूमर्स भी शासन करते हैं, पर उनके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है आपको। गुलाम वंश के अंतिम शासक के रूप में क्यूमर्स का नाम याद रखना है। ठीक है, जो 1290 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, क्यूमर्स के बारे में बस याद रखना है, जो 1290 ईस्वी तक शासन करता है। 1290 ईस्वी के बाद हम खिलजी वंश देखेंगे, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक होगा। उसे हम इसके अगले वीडियो में देखेंगे। आज का जो हमारा वीडियो था वो यहीं तक था। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सके, और मैं ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के साथ आप लोगों के बीच हमेशा वीडियो लेकर आते रहूँ। ठीक है, चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।